हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वेजिटेबल्स ऑयल्स के जो चैप्टर है उसी में ही इसमें हम पढ़ेंगे मस्टर्ड ऑयल के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेजिटेबल ऑयल्स जिसके अंदर हमारे 3 चीज़ें हैं, ग्राउंडनट, सरसों, मस्टर्ड एंड रैप एंड कोकोनट। तो हम मस्टर्ड एंड कोकोनट को ग्राउंडनट एंड कोकोनट को कवर कर चुके हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे मस्टर्ड ऑयल के बारे में। मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत ही हेल्दी रहता है। ये मस्टर्ड का फ्लावर है। मस्टर्ड का जो फ्लावर जो होता है उसकी अगर हम मस्टर्ड पहले प्लांट के अगर हम देखें उसका डायग्राम, तो ये इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टाइप की रूट्स है, ये स्टेम है। वैन ऊपर की ऊपर जो रेसिम इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बहुत ही यूनिक होता है, और ये क्रूसीफेरी और या ब्रेसिकेसी जो है उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो इसके अंदर ऊपर जो है वो फ्लावर्स लगे रहते हैं, और ये जो छोटी छोटी है फ्लावर पोड है, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। मस्टर्ड में सरसों एवं तोरिया या सरसों या तोरिया कह सकते हैं। मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम ब्रेसिका स्पीसीज़ है, और इसका देसी नाम सरसों है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी स्पीसीज़ है तो हम आगे उसका नाम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ मैंने सिर्फ ब्रेसिका स्पीसीज़ लिखा है। उसके बाद में जो इसका देसी नाम है वो सरसों है। फैमिली जो है इसकी ब्रेसिकेसी होती है। इसका यूज़फुल पार्ट जो है वो सीड्स हैं, जो बीज होते हैं वो इसका बहुत ही यूज़फुल पार्ट होता है जिससे हमें तेल मिलता है। हालांकि जो इसके जो पत्ते होते हैं उसकी भी सब्जी बनाई जाती है, वो भी बहुत हेल्दी होती है, लेकिन हम यहाँ वेजिटेबल ऑयल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसका यूज़फुल पार्ट सीड्स लिखेंगे। बाकी इसका यूज़फुल पार्ट लीव्स भी होती है। ब्रेसिका की 3 जातियाँ जो है उनको मिलाकर ही तोरिया या सरसों कहा जाता है, डाइकोटोमा कहा जाता है। मतलब जैसे तोरिया है, सरसों है, डाइकोटोमा, तो इन सबको मिलाकर तोरिया या रेप कहा जाता है। और इसके अंदर हम मस्टर्ड के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। इसकी कई सारी स्पीसीज़ है। ब्रेसिका जिनसिया जो मस्टर्ड राई जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ब्रेसिका अल्बा जो सफ़ेद राई होती है, ब्रेसिका नाइग्रा जो काली राई होती है, जो काले दाने होते हैं जो हम तड़के में ज़्यादा लगाते हैं। सफ़ेद राई हमारे यहाँ बहुत ही कम यूज़ होती है। और उसके बाद में ब्रेसिका कंपेस्ट्रेट वेराइटी इसकी पीली सरसों है। अगर ब्रेसिका कंपेस्ट्रेट वेराइटी डाइकोटोमा जो भूरी सरसों होती है बहुत ही कम मिलती है राजस्थान में। ब्रेसिका कंपेस्ट्रेट वेराइटी तोरिया। तो ये इसकी वेराइटी हो गई। अब हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर पढ़ते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि मोस्ट सरसों प्रोड्यूसिंग अगर कंट्री है की बात करें तो वो इंडिया है। तो सबसे ज़्यादा जो सरसों वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। उसके बाद मोस्ट सरसों प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो ये सरसों होती है वो, उसके बाद हरियाणा एंड देन एमपी। फिर उसके बाद में पीली सरसों ब्रेसिका नेपस वैरायटी ग्लो का। इसके हम बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में देखें तो इसका जो ट्री होता है वो 90 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट होती है, और इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। बाकी ये 1 वर्षीय होता है। कुछ वर्ष जो किस्में इसकी द्विवर्षीय होती है। इसकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही सरल होती है और वीणा के आकार की होती है, छोटी सी होती है। उसके अंदर जो पुष्प क्रम है वो असीमाक्सी यानी कि रेसिम होता है। हिंदी में इसको कहते हैं असीमाक्सी। या आपने जो फैमिली पढ़ी होगी 12th में, उसमें भी ये सारे कैरेक्टर्स आए होंगे, तब आपको पता होगा कि ब्रेसिकेसी का जो स्पेशल, या मैंने डबल स्टार लगाई क्योंकि इसकी इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पूछा जाता है। इसका जो फ्लोर होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। उसके अंदर एंड्रोसियम जो होते हैं 4+2 होते हैं। 4 जो है वो बड़े एंड्रोसियम मतलब, और 2 जो छोटे हैं। तो हम इसकी बात करते हैं, ये टेट्रा में रस होता है, चतुर्थई होता है। इसके अंदर जो 4 मतलब इसका पुष्प जो है वो चतुर्थई होता है। दलपुंज जो है क्रॉसवत क्रूसीफेर फॉर्म टाइप में होता है, मतलब आपस में क्रॉस करता हुआ होता है। पुमंग जो है इसका एंड्रोसियम है वो चतुर्दीर्घक होता है, यानी कि टेट्रा डायनामस होता है। जायांग जो है इसका गाइनोसियम द्विअंडपी होता है, यानी कि बाइकार्पलेट होता है, लेकिन इसके अंदर एक सूडो रेपलम बनता है। उसके बाद में ये एकोस्टिक हो जाता है, और इसका बीजान्यास जो है वो भित्तीय होता है, पैराइटल होता है, और फल जो है इसका अंदर सिलिकुआ पाया जाता है। तो ये इसकी पुष्पक्रम की इन्फ्लोरेसेंस की बहुत ही स्पेशलिटी है। कई बार छोटे क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी आपने अलग से भी पढ़ा होगा, और सरसों के अंदर भी आप ये ब्रेसिकेसी के स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में ये इसका जो फ्लावर देखते हैं तो इसके अंदर ये 4 पेटल्स है, 4 ही सेपल्स होते हैं, 4 लॉन्ग स्टेमन्स होते हैं, देन 2 शॉर्ट स्टेमन्स होते हैं। तो इसलिए इसका जब हम लिखते हैं इसका फ्लावर का फॉर्मूला, तो इसमें हम 4+2 की तरह एंड्रोसियम को शो करते हैं। ये इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बताई है मैंने। ये जो इसका ट्री है ये पहले ही हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। रेसिम होता है। ये इसके पेटल्स है, ये इसके बाहर की तरफ सेपल्स होते हैं,
और इसके जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, येलो होते हैं। ये इसका सीड है जो बाइलोक्यूलर मतलब इसमें बाइकार्पलेट है, लेकिन ये स्यूडोराइपलम बनने की वजह से बाद में एकोष्टीय हो जाता है। तो इस तरह से इसका फ्रूट जो होता है वो सिलिकुआ होता है। वैसे ब्रेसिकेसी के अंदर ज़्यादातर सिलिकुआ जो हमें फ्रूट मिलता है। उसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो आप सबको पता है कि सरसों जो है वो शीतोष्ण रबी की फसल है। तो ये क्लाइमेट रीजन जो होते हैं, शीतोष्ण जलवायु जो है वहाँ ज़्यादा उगती है। हालांकि उष्ण जलवायु में भी ये उग जाती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी जो ग्रो है वो टेम्परेट रीजन में करती है। इसके लिए मिट्टी जो होती है वो हल्की दोमट या दोमट मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपयुक्त रहती है। खेती की तैयारी के अंदर जो सरसों है वो सिंचित क्षेत्र में भी हो जाती है, असिंचित क्षेत्र में भी हो जाती है। जहाँ नमी ज़्यादा अच्छी होगी तो असिंचित क्षेत्रों में भी खेती इसकी हो जाती है। खेती की मौसम में जो खेत को जुताने के लिए 3-4 बार मिट्टी को पलटना पड़ता है, जुताना पड़ता है। मिट्टी जो है वो क्षारीय हो चाहे लवणीय हो, अगर उसके अंदर जिप्सम चूर्ण जब मिट्टी में भली प्रकार डाल देंगे तो उसके बाद में इसको बीज डालने पे जब वर्षा का पानी भर जाता है तो इससे खेत की बुवाई के लिए ये तैयार हो जाता है। तो इसलिए अगर क्षारीय और लवणीय मिट्टी है तो वहाँ पे भी जिप्सम का उपचार करके हम इस खेती को या सरसों को प्राप्त कर सकते हैं। मैन्योर जो है वो 8 से 10 टन जो है वो पर हेक्टर देसी सड़ा हुआ या देसी सड़ी हुई खाद जो है उसके लिए बेस्ट रहती है। प्रति हेक्टर अगर 4 से 5 टन भी सड़ा हुआ खाद डाल दे तो ये बहुत अच्छा हमें इसकी फसल उपज प्राप्त होती है। 60 किलोग्राम इसके अंदर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पर हेक्टर एंड 30 to 40 किलोग्राम फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। कई बार जो कीड़े या दीमक है उनकी रोकथाम के लिए जब अंतिम जुताई करते हैं तो हमें बेंजीयम हेक्साक्लोराइड यानी कि BHC का 10% या एल्ड्रीन जो है उसका 5% का चूर्ण लगभग 25 किलोग्राम हेक्टर में हमें बिखेर देना चाहिए, जिससे हमें बहुत अच्छी इसकी खेती प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सीड की। तो सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उनको फंगल अगर डिजीज़ है उसको रोकथाम करनी है तो हमें इसको मैंकोजेब से यानी कि 2.5 किलो के हिसाब से हमें इसको ट्रीटेड करना पड़ता है पर हेक्टर में बुआई में। और बाकी इसकी जो खेती जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट कर देनी चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा देरी करते हैं तो जो वाइट रस्ट है उसके प्रकोप का ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए इसकी सितंबर से अक्टूबर यानी कि 15 सितंबर या 15 अक्टूबर के बीच में इसकी खेती स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद में सिंचाई के लिए जो इरिगेशन है इसको एक तो बिफोर फ्लावरिंग जो फूल आने से पहले यानी कि जैसे पौधा उगने लगा तो 30-40 दिन बाद में, और उसके बाद में फूल आने के बाद में 70-80 दिन तक इसकी सिंचाई यानी कि 2 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त है। 2 से 3 सिंचाइयाँ। पौधों की जो संख्या है अगर अधिक है तो हमें थोड़ी और सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद हमें गुड़ाई यानी कि खरपतवार जो है को नष्ट करने के लिए गुड़ाई यानी कि जो जितने भी खरपतवार है उनको हटा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जो स्पेशली खरपतवार है प्याजी, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा एस्पॉइलडस, वो जो है वो सरसों की के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वो सरसों की फसल को उगने या ग्रो करने नहीं देता है, तो इसकी गुड़ाई ज़रूरी है। गुड़ाई का मतलब है खरपतवार को हटा देना। और उसके बाद में हार्वेस्टिंग है। लगभग इसको सितंबर अक्टूबर में उगाया जाता है। फरवरी मार्च तक इसकी फसल जो है वो पक्की हमें प्राप्त हो जाती है। पत्ते झड़ने लग जाते हैं, फल जो है वो पीले पड़ने लगते हैं, तब फसल को काट देना चाहिए। और उसके बाद में सीड जो है वो तेल के लिए तैयार है। सरसों की जो यील्ड होती है वो 10 to 12 क्विंटल पर हेक्टर इजीली हमें मिल जाती है अगर हमने अच्छे से इसकी कल्टीवेशन किया है। बीजों में आपको पता ही है बहुत 30 से लेकर 48% तक तेल होता है और घाणी कराई जाती है। घाणियों से या तेल का निष्कर्षण जो है मिल से भी किया जाता है। एक और पुराना मेथड जो है वो स्क्रू मेथड है। स्क्रू मेथड जो है वो बहुत ही पुराना, उससे पहले तो मिलों से या घाणियों से निकाला जाता था, लेकिन अब 1900 में स्क्रू प्रेशर जो मिल्स है वो आ गई है, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा इसका जो तेल है वो एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद में कंपोजिशन जो है इसके अंदर, ये सेमी ड्राइंग ऑयल है, तो इसका जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से इसके अंदर, एक तो इसकी पहले हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं क्योंकि कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सरसों के तेल के अंदर जो तीखापन होता है, जैसे हम जब सूंघते हैं तो बड़ा तीखापन लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा तेज या चरका होता है, तो वैसा क्यों होता है? तो ये सेमी ड्राइंग ऑयल है, इसके अंदर एक्रिलिक जो एक्रिड टेस्ट होता है एकदम तीखापन, वो सिनग्रीन की वजह से होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये एलिल आइसोथायोसाइनेट, तो एलिल आइसोथायोसाइनेट के आगे मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि इसी की वजह से ये एकदम तीखापन देता है, मतलब इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। बाकी इसके अंदर एक्रिड एंड एरुसिक एसिड होता है, उसकी वजह से इसकी गंध बहुत ही तीखी होती है। अगर हम बात करें कोई तेल अगर इसका 100% कॉम्पोजिशन है तो उसमें से एरुसिक और फैटी एसिड जो है वो 36% होता है। फैट जो है वो 36% है, ये भी मैंने लिख दिया ऊपर, ये डबल लिख दिया, कोई बात नहीं। इसके अंदर नाइट्रोजन जो पार्ट होता है वो 25% होता है, लगभग 25% जो है वो मॉइस्चर होता है। तो इस तरह से ये
सरसों का कॉम्पोजिशन हो गया। अगर हम इसकी बात करें जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है तो BARC बॉम्बे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बॉम्बे, और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो न्यू दिल्ली के अंदर है, उसने इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने जो TM1 जो है उसका डेवलपमेंट किया है, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी, RH18, और ICAR ने 1999 2000 ये 200 लिख दिया, गलत लिख दिया, 2000 होगा यहाँ पे। तो 1999 और 2000 में येलो सरसों ऑफ झुमका और सेज 2 PBR 97 और इस तरह की कई सारी जो सरसों की जो बहुत ही अच्छी किस्में हैं उसका डेवलपमेंट किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट TM1 है जो बार्क ट्राम्बे या बॉम्बे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा उन्होंने विकिरण के प्रजनन के द्वारा सरसों की ये उन्नत किस्म प्राप्त की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है। तो TM1 जो है ये विकिरण से डेवलप की हुई वैरायटी है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है इस सरसों की। और राजस्थान के लिए अगर हम बेस्ट की बात करें तो पूसा कल्याणी है, T59 है जिसको वरुणा कहते हैं, पूसा बोल्ड है, PR15 क्रांति, RH13, ये सब राजस्थान के लिए बहुत ही उन्नत किस्म की फसलें हैं या उन्नत किस्म की सरसों हैं। उसके बाद में क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर वाइट रस्ट होता है, एल्बुगो कैंडिडा जो फंगल है डिजीज़ है, अल्टरनेरिया ब्लाइट जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकेरिया की वजह से होता है, डाउनी मिल्ड्यू जिसके अंदर पत्तियों के अंदर सफ़ेद पाउडर बनने लग जाता है, पर्नोस्पोरा ब्रेसिकेसी, और फंगल डिजीज़ जो है उसको रोकथाम के लिए मैंकोजेब, ये मैं पहले ही बता चुकी, कैप्टाफल का छिड़काव कर देना चाहिए। और पेस्टिसाइड जो है वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आरा मक्खी है, मोयला है, और पेंटेड बग है, डायमंड बैक मोथ है, ये सारे जो इंसेक्ट है इनकी रोकथाम के लिए BHC बेंजा हेक्साक्लोराइड, मिथाइल पैराथियोन, मेलाथियोन, इन सब का छिड़काव करके इससे हम रोक सकते हैं। बाकी सरसों के तेल का उपयोग जो है वो आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सब्जियों में या अचार में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तेल है। घर के अंदर जो दीपक होता है वो भी सरसों का किया जाता है। सब्स्टिट्यूट जो है साबुन और रबड़ है उनका इस सब्स्टिट्यूट इस सरसों के ऑयल के द्वारा हो सकता है। बाकी मालिश के अंदर इवन जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी भी मालिश की जाती है तो उससे हड्डियाँ और मजबूत बनती है, मांसपेशियाँ मजबूत बनती है, एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है। और बीजों जो इनके बीज होते हैं सरसों के वो भी बहुत ज़्यादा मसाले के रूप में, खाने के लिए, अचार के रूप में काम आते हैं। और तेल निकालने के बाद जो खली बच जाती है वो दुधारू पशुओं के लिए ज़्यादा दूध देने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा ये वेजिटेबल ऑयल्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो इमारती लकड़ियाँ इष्ट जो कास्ट देने वाले जो ईंधन देने वाले पौधे हैं उनके बारे में।